तकदीरे कामिल एपिसोड नंबर 2। असजद दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? असजद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, कोई ख़ास बात है? हाँ, इमामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासी अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह के बाद। शकीला को असजद कुछ उलझा उलझा लगा। कोई मसला है? अम्मी, मुझे इमामा पिछले काफ़ी अरसे से बहुत बदली बदली लग रही है। इसने गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस इसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। असजद ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज़ हो गई। पहले जैसे कोई बात ही नहीं रही इसमें। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया असजद, इसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने इसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम होगा, लेकिन अब ख़ास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लगे। वो बहुत उखड़े से अंदाज में बात करती रही मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका रवैया क्यों बदल गया? शकीला ने ब्रश मेज़ पर रखते हुए कहा। ये तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा इससे? एक बार नहीं, कई बार। फिर? हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती कि मुझे गलतफहमी हो गई है। इसने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज़ की वजह से ऐसा है, कभी कहती है अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है, हो सकता है वाकई ये बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है, मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है। असजद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद, मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमायने लगी। जाहिर है उम्र के साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो रहे नहीं हो तुम लोग। तुम मामूली मामूली बातों पर परेशान होने की आदत छोड़ दो, इन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी हाशिम भाई अगले साल इसकी शादी कर देना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी, कम अज कम वो तो अपने फराज से सबका दोष हो जाए। शकीला ने इंकशाफ किया। अंकल ने ऐसा कहा? असरद कुछ चौंका। कई बार कहा है, मेरा ख्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। असरद ने एक इत्मीनान का सांस भरा। हो सकता है इमामा इसी वजह से कदरे परेशान हो। हाँ, हो सकता है। बहरहाल यही सही है, अगले साल शादी हो जानी चाहिए। असरद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला लड़का, मगर लंबा। इसके चेहरे पर बलोगत का वो गहरा रुआं नजर आ रहा था, जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया था, और इस रोई ने इसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट शर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। इसके पैरों में कॉटन की जुराबें और जॉगर्स थे। चिरगन जमाते हुए इसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी और इस्तिराब था। वो इस वक्त एक हजूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ तेजी से तकरीबन इसी अड़ाई ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और बहुत रैश अंदाज में मोटरसाइकिल को चला रहा था। इसने 2 दफ़ा सिग्नल तोड़ा, 3 दफ़ा खतरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफ़ा बाइक चलाते चलाते इसका अगला पहिया उठा दिया और कितनी ही देर दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफ़ा दाएं बाएं देखे बगैर इसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्जी का टर्न लिया। 1 दफ़ा वो जिग-जैग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफ़ा इसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पांव उठा दिए। फिर यकदम इसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए इसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इस लाइन को तोड़ा और दूसरी लाइन में जन्नाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की ब्रेकें यकदम चिरचिराने लगी। इसने फुल स्पीड पर बाइक चलाते हुए यकदम हैंडल पर से अपने हाथ हटा दिए। बाइक पूरी रफ्तारी के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई। वो एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज पर गिरा। इसे अंदाजा नहीं हुआ इसका जहन तारीक हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल रेस्टोरेंट के पीछे खड़े थे, मगर हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स की नजरें हमेशा की तरह इनमें से एक पर मरकूज थी। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए कंसीसी कर रहे थे और वो प्रोग्राम भी एक का हिस्सा था। दोनों के रेस्टोरेंट पर एक एक पोस्टर लगा था, जिनमें से एक पर वोट फॉर सलार और दूसरे पर वोट फॉर फैजान लिखा था। इस वक्त फैजान हेड बॉय बन जाने के बाद अपने मुमकिना इक़दामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सलार पूरी संजीदगी के साथ इसे देखने में मसरूफ था। फैजान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रर था और इस वक्त भी वो अपने जोश खिताबत के मुकमाल दिखाने में मसरूफ था और इसी
ब्रिटिश लहजे में बात कर रहा था जिसके लिए वो मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम के साथ इसकी आवाज़ और अंदाज दोनों खासे मुतासिर कर रहे थे। हॉल में बिलाशुबा सकूत तारी था और ये खामोशी सिर्फ उसी वक्त टूटती जब फैजान स्पोर्ट्स इसके किसी अच्छे जुमले पर दाद देना शुरू करते। हॉल में एकदम तालियों से गूंज उठता। आधे घंटे के बाद वो जब अपने लिए वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हॉल में अगले कई मिनट तालियां और सीटियां बजती रहीं। इन तालियों में खुद सलार सिकंदर भी शामिल था। फैजान ने एक फातिहाना नजर हॉल पर और सलार पर डाली और इसे तालियां बजाते देख इसने गर्दन हल्के इशारे से इसे सराहा। सलार सिकंदर आसान हरीफ नहीं था, वो अच्छी तरह जानता था। स्टेज सेक्रेटरी अब सलार के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था। तालियों की गूंज में सलार बोलना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वो यक लहता ठहरा। फैजान अकबर एक मुकर्रर के तौर पर यकीन हमारे स्कूल का असासा है। मैं यार दूसरा कोई भी इनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता। वो एक लम्हे के लिए रुका। इसने फैजान के चेहरे को देखा जिस पर एक फख्र या मुस्कुराहट उभर रही थी, मगर सलार के जुमले के बाकी हिस्से ने अगले लम्हे इसकी मुस्कुराहट को गायब कर दिया। अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो हाँ, मैं हल्की सी खिलखिलाहटें उभरी। सलार के लहजे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बॉय और मुकर्रर में बहुत फर्क होता है। मुकर्रर को बातें करनी होती हैं, हेड बॉय को काम करना होता है। दोनों के दरमियान टॉकर और डुअर का फर्क होता है, और ग्रेट टॉकर्स आर नॉट ग्रेट डुअर्स। सलार के सपोर्टर्स की तालियों से हॉल गूंज उठा। मेरे पास फैजान अकबर जैसी खूबसूरत लफ्ज़ों की रवानी नहीं है। इसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासिर कुन रिकॉर्ड, और मुझे कंसीविंग के लिए लफ्ज़ों की कोई दरिया नहीं बहाने, मुझे सिर्फ अल्फाज कहने हैं। वो एक बार फिर रुका। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। मुझ पर एतमाद करें और मुझे वोट दें। इसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया, इस वक्त हॉल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड में वो इसी नपे तुले और कैलकुलेटेड अंदाज में बोला जो इसका खासा था, और इसी 1.5 मिनट ने फैजान का तख्ता पलट दिया। इस इब्तदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सलार सिकंदर इन जवाबात में भी इतने ही इख्तिसार से काम ले रहा था जितना इसने अपनी तकरीर में लिया था। इसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैजान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैजान की फजाहत तो बलागत जो पहले इसकी खूबी समझी जाती थी, इस वक्त इस स्टेज पर सलार के मुख्तसर जवाबात के सामने चर्ब ज़बानी नजर आ रही थी, और इसका एहसास खुद फैजान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सलार एक लफ्ज़ या एक जुमले में देता, इसके लिए फैजान को आदतन तमहीद बांधनी पड़ती, और सलार का अपनी तकरीर में इसके बारे में किया हुआ तबसरा वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ और सही महसूस करवा रहा था। एक मुकर्रर सिर्फ बातें कर सकता है। सलार को हेड बॉय क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं। जवाब आया। क्या ये जुमला खुद सच्चाई नहीं? एतराज़ किया गया। नहीं, ये जुमला खुद शनासी है। एतराज़ को रद्द कर दिया गया। खुद सच्चाई और खुद शनासी में क्या फ़र्क है? एक बार फिर चुपते हुए लहजे में पूछा गया। वही जो फैजान अकबर और सलार सिकंदर में है, संजीदगी से कहा गया। अगर आपको हेड बॉय ना बनाया तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फ़र्क कौम को पड़ता है, इस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को फिर बेहतरीन आदमी कह रहे हैं। एक बार फिर एतराज़ किया गया। क्या इस हॉल में कोई ऐसा है जो खुद को बुरे आदमी के साथ इक्वेट करे? हो सकता है हो, फिर मैं इससे मिलना चाहूँगा। हॉल में हंसी की आवाज़ें उभरी। हेड बॉय बनने के बाद सलार जो तब्दीलियाँ लाएगा इसके बारे में बताएं। तब्दीली बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, और ये काम मैं हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाज़रीन में से एक आखिरी सवाल लिया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सलार इसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूँगा आपके ग्रुप के लोग कितने हैं? इसने पूछा। 6, इस लड़के ने जवाब दिया। सलार ने सर हिलाया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है कि अगर हम 267895 में 952852 को जमा करें, फिर इसमें से 39999 को तफरीक करें, फिर इसमें 929290 को जमा करें, और इसे वो श्रीलंकन लड़का ठहरा कर एक कागज़ पर लिखा हुआ एक सवाल पूछ रहा था। 6 के साथ ज़र्ब दें
फिर इसे 2 के साथ तकसीम करें और जवाब में 492359 को जमा कर दें। तो क्या जवाब आएगा? वो लड़का अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। 814247 बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ सलार ने जवाब दिया। इस लड़के ने कागज पर एक नजर दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी से सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैजान अकबर को इस वक्त अपना आप एक एक्टर से ज्यादा नहीं लगा। पूरा हॉल इस लड़के के साथ तालियां बजाने में मसरूफ था। फैजान अकबर को वो पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटे के बाद जब वो सलार सिकंदर से पहले इस स्टेज से उतर रहा था तो वो जानता था कि वो इस मुकाबले से पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 के IQ लेवल वाले इस लड़के से इसे जिंदगी में इससे पहले कभी इतना हसद महसूस नहीं हुआ। इमामा आपा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोट्स को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर इसने साद को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आहिस्ता किए इसकी गिर्द चक्कर लगा रहा था। कल? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? इमामा ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। वो बोला। क्यों? इमामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लाती हैं और आप मुझे सैर करवाने लेकर जाती हैं और आप मेरे साथ खेलती हैं, इसलिए। इसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं ले जा सकती? इमामा अंदाजा नहीं कर सकी ये तजवीज़ थी या सवाल। मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मैं तो खुद हॉस्टल में रहती हूँ। तुम कैसे रहोगे वहाँ? इमामा ने कहा। साथ साइकिल चलाते हुए कुछ सोचने लगा। फिर इसने कहा, तो फिर आप जल्दी यहाँ आया करें। अच्छा, जल्दी आया करूँगी। इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा किया करो कि मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करो, मैं फ़ोन किया करूँगी तुम्हें। हाँ, ये ठीक है। साथ को इसकी तजवीज़ पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन के लंबे लंबे चक्कर काटने लगा। इमामा बेध्यानी के आलम में इसे देखने लगी। वो इसका भाई नहीं था। 5 साल पहले इनके घर आया था। कहाँ से आया था इसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि इसे इसके बारे में सिर्फ इस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था। मगर क्यों लाया गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साथ अब 10 साल का था और वो घर में बिल्कुल घुल मिल गया था। इमामा से वो सबसे ज्यादा मानूस था। इमामा को इस पर अक्सर तरस आता था। तरस की वजह इसका लावारिस होना नहीं था, तरस की वजह इसका मुस्तकबिल था। इसके 2 चचाओं और एक ताया के घर भी इस वक्त इसी तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। वो इनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमती साथ पर नजरें जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। इसे देखते हुए वो इसी तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर इसके पास कोई हल नहीं था। वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। डोंट टेल मी मामा, क्या तुम वाकई एंगेज्ड हो? जैनब को जवेरिया के इंकिशाफ पर जैसी करंट लगा। इमामा ने मिलामती नजरों से जवेरिया को देखा, जो पहले ही माजरत खाना अंदाज में इसे देख रही थी। इसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम वाकई एंगेज्ड हो? जैनब ने इस बार इसे कुछ छिड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज वाकया तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो। इमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हत्तल मकदर सरगोशियों में बातें कर रही थी। मगर तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, आखिर राज में रखने की क्या जरूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाकया नहीं था कि तुम्हें बताती, और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती भी तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुजर चुके हैं। इमामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी इमामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। जैनब का एतराज अभी भी अपनी जगह पर कायम था। इमामा ने मुस्कुराते हुए जैनब को देखा। अब करूंगी तो और किसी को बताओ या ना बताओ, तुम्हें जरूर बताऊंगी। वेरी फनी, जैनब ने इसे घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो तुम ये हमें कोई तस्वीर वगैरह ही लाकर दिखा दो मौसूफ की। है कौन? नाम क्या है? क्या करता है? राबिया हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कजन है, असजद नाम है। इमामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBA किया है और बिजनेस करता है। शक्ल सूरत कैसी है? इस बार जैनब ने पूछा। इमामा ने गौर से इसके चेहरे को देखा। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लंबा है, डार्क है, हैंडसम है? इस बार इमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर जैनब को देखती रही। इमामा ने अपनी पसंद से ही मंगनी की है, वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है। जवेरिया ने इस बार इमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाजा कर लेना चाहिए था, आखिर वो इमामा का फर्स्ट कजन है। अब इमामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें इसकी तस्वीर लाकर दिखाओ। जैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का जरूरी काम यह है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने लेकर चलो। राबिया ने मदाखलत करते हुए कहा। फिलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे। इमामा एकदम उठकर खड़ी हो गई तो वो भी उठ गई। वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए जैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी
इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की। जवेरिया ने माजरत खाना अंदाज में कहा। इमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। इसकी नजरों में तंबिया थी। इमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई है, होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी इस सूरत में जब ये मेरी मर्जी से होती, ज़ैनब ने बुलंद आवाज में कहा। इमामा ने इस बार किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। आपका बेटा आबादी के इस 2 से 5% हिस्से में शामिल है जो 150 से ज़्यादा IQ लेवल रखते हैं। इस IQ लेवल के साथ जो कुछ वो कर रहा है वो गैर मामूली सही मगर गैर मुतवक्का नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी को वहाँ बुलवाया गया था। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें सालार सिकंदर के मुख्तलिफ IQ लेवल टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस ने इसके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 का IQ लेवल वाला पहला बच्चा और वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वो वहाँ सबके मुतवज्जा का मरकज बन चुका था। सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को इसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफ़ी दिलचस्पी से सलार के केस को स्टडी कर रहे थे और दिलचस्पी की ये नौयत प्रोफेशनल नहीं ज़ाती थी। अपने करियर में वो पहली बार इस IQ लेवल के बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन याद था। सलार इस वक्त सिर्फ 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की निस्बत ज़्यादा साफ लहजे में बातें करता था और बातों की नौयत ऐसी होती थी कि वो और इनकी बीवी अक्सर हैरान होते थे। एक दिन जब वो अपने भाई से फ़ोन पर बात करने के लिए फ़ोन कर रहे थे तो सलार इनके पास खड़ा था। वो इस वक्त टीवी लाउंज में बैठे थे और फ़ोन पर बातें करने के साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद इन्होंने फ़ोन रख दिया। रिसीवर रखने के फ़ौरन बाद इन्होंने सलार को फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सलार हूँ, वो कह रहा था। इन्होंने चौंक कर इसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ़ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से इसे देखा। पहले इनके जहन में यही आया कि वो झूठ मूठ फ़ोन पर बातें कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं, इन्होंने नहीं किया, मैंने खुद किया है। वो इसके अगले जुमले पर चौंके। सलार, किससे बातें कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज से, सलार ने सिकंदर का जवाब दिया। इन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर इसके लिया। इनका ख्याल था कि इसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर लास्ट नंबर कवरी डायल कर दिया होगा। इन्होंने कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ इनके भाई थे। ये सलार ने नंबर डायल किया है, इन्होंने माजरत करते हुए अपने भाई से कहा। सलार ने कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है। इनके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानी से पूछा। मेरा ख्याल है इसने आपका नंबर डायल कर दिया है, इत्तेफाक से हाथ लग गया होगा। हाथ मार रहा था सेट पर। इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और रिसीवर नीचे रख दिया। सलार जो खामोशी से इनके साथ गुफ्तगू सुनने में मसरूफ़ था, रिसीवर नीचे रखते ही इसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार सिकंदर उस्मान इसे देखने लगे। वो बिल्कुल किसी मैच्योर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज का नंबर डायल कर रहा था और बड़ी रवानी के साथ। वो एक लम्हे के लिए दम बखुद रह गए थे। 2 साल के बच्चे से इन्हें ये तवक्को नहीं थी। इन्होंने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। सलार, तुम्हें शाहनवाज का नंबर मालूम है? इन्होंने हैरानी से इसे झटके से संभलते हुए कहा। हाँ, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया गया। क्या नंबर है? इसने भी रवानी के साथ वो नंबर दोहरा दिया। वो इसका चेहरा देखने लगे। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो गिनती के आदात से वाकिफ़ होगा और फिर वो नंबर। तुम्हें ये नंबर किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा है। कैसे? अभी आपने मिलाया था। सलार ने इनको देखते हुए कहा। तुम्हें गिनती आती है? हाँ। कहाँ से? 100 तक। सुनाओ। वो मशीन की तरह शुरू हो गया। एक ही सांस में इसने इन्हें 100 तक गिनती सुना दी। सिकंदर उस्मान के पेट में बल पड़ने लगी। अच्छा, मैं एक और नंबर डायल करता हूँ, मेरे बाद तुम इसे डायल करना, इन्होंने रिसीवर इससे लेते हुए कहा। अच्छा। सलार को ये सब एक दिलचस्प खेल की तरह लगा। सिकंदर उस्मान ने एक नंबर मिलाया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। सलार ने फौरन रिसीवर से पकड़ा और इन्हीं की रवानी के साथ वो नंबर मिलाया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। वो वाकई वही नंबर मिलाया था जो इन्होंने मिलाया था। इन्होंने ये के बाद दीगर कई नंबर मिलाए और फिर सलार से वही नंबर मिलाने के लिए कहा। वो कोई गलती किए बगैर वही नंबर मिलाता रहा। वो यकीनन फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था। इन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। मैंने इसे गिनती नहीं सिखाई, मैंने तो बस कुछ दिन पहले इसे चंद किताबें ला कर दी थी और कल एक बार ऐसे ही इसके सामने 100 तक गिनती पढ़ी थी। इन्होंने सिकंदर उस्मान को इस्तफसार पर कहा। सिकंदर उस्मान ने सलार को एक बार फिर गिनती सुनाने के लिए कहा। वो सुनाता गया। इनकी बीवी हक्का बक्का इसे देखती रही।
दोनों मियाँ बीवी को यह अंदाजा हो गया था कि इनका बच्चा ज़हनी एतबार से गैर मामूली सलाहियतें रखता है, और यही वजह थी कि इन दोनों ने अपने बाकी बच्चों की निस्बत इसे जल्द ही स्कूल में दाखिल करा दिया, और स्कूल में भी वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से बहुत जल्द ही दूसरों में नज़रों में आ गया था। इस बच्चे को आपकी खास तवज्जो की ज़रूरत है। आम बच्चों की निस्बत ऐसे बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं। अगर आप इसकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो गए तो ये बच्चा आपके और आपके ख़ानदान के लिए एक सरमाया गाना होगा। सिर्फ ख़ानदान के लिए बल्कि आपके मुल्क के लिए भी। सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी इस गैर मुल्की से आर्कियोलॉजिस्ट की बातें बड़े फ़ख्रिया अंदाज में सुनते रहे। अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो सालार को ज़्यादा अहमियत देने लगे। वो इनकी सबसे चहेती औलाद था और इन्हीं इसी कामयाबी पर फ़िख्र था। स्कूल में एक टर्म के बाद इसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया और दूसरी टर्म के बाद इसे अगली क्लास में, और इस वक्त पहली बार सिकंदर उस्मान को कुछ तशवीश होने लगी। वो नहीं चाहते थे सलार 8-10 साल की उम्र में जूनियर या सीनियर कैम्ब्रिज कर लेता, मगर जिस रफ्तार से वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा था यही होना था। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को अब पूरे 1 साल के बाद ही अगली क्लास में प्रमोशन दें। मैं नहीं चाहता वो इतनी जल्दी इतने एबनॉर्मल तरीके से अपना एकेडमिक करियर ख़त्म कर ले। आप इसके सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ बढ़ा दें, मगर इसे नॉर्मल तरीके से ही प्रमोट करें। इनके असरार पर सलार को दोबारा 1 साल के अंदर डबल या ट्रिपल प्रमोशन नहीं दिया गया। इसके टैलेंट को स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों के जरिए चैलेंजाइज किया जाने लगा। शतरंज, टेनिस, गोल्फ और म्यूज़िक, वो 4 शोबे थे जिनमें इसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो खुद को सिर्फ इन चारों चीज़ों तक ही महदूद रखता। वो स्कूल में होने वाले तकरीबन हर गेम में शरीक होता था। अगर किसी में शरीक नहीं होता तो इसकी वजह सिर्फ ये होती कि वो यह गेम या स्पोर्ट इसे ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता था। जवेरिया, प्रोफेसर इम्तिहान के लेक्चर के नोट्स मुझे दे देना। इमामा ने जवेरिया को मुखातिब किया जो एक किताब खोले बैठी हुई थी। जवेरिया ने हाथ बढ़ाकर अपनी नोटबुक इसे थमा दी। इमामा नोटबुक खोलकर सफ़े पलटने लगी। जवेरिया एक बार फिर किताब के मुताले में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद अचानक इसे जैसे एक ख्याल आया था। इसने मुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी इमामा को देखा। तुमने लेक्चर नोट करना क्यों बंद कर दिया है? इमामा ने मुखातिब कहा। इमामा ने नोटबुक से नज़रें उठाकर इसे देखा। मुझे कुछ समझ आए तो मैं नोट करूं। क्या मतलब? तुम्हें प्रोफेसर इम्तिहान का लेक्चर भी समझ नहीं आता? जवेरिया को जैसे हैरत हुई। इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं। मैंने कब कहा कि बुरा पढ़ाते हैं? बस मुझे इसने कुछ उलझे हुए लहजे में अधूरी बात छोड़ दी। वो एक बार फिर हाथ में पकड़ी नोटबुक देख रही थी। जवेरिया ने गौर से इसे देखा। तुम आजकल कुछ गायब दिमाग नहीं होती जा रही? डिस्टर्ब हो किसी वजह से? जवेरिया ने अपने सामने रखी किताब बंद करते हुए बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। डिस्टर्ब? वो बड़बड़ाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के भी पड़े हुए हैं। कल रात को शायद 3:30 का वक्त था जब मेरी आंख खुली और तुम इस वक्त भी जाग रही थी। मैं पढ़ रही थी, इसने मुदाफ़ाना लहजे में कहा। नहीं, सिर्फ किताब अपने सामने रखे बैठी हुई थी, मगर किताब पर नजरें नहीं थी तुम्हारी। जवेरिया ने इसका अजर करते हुए कहा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? क्या मसला हो सकता है मुझे? मैं तुम इतनी चुप क्यों रहने लगी हो? जवेरिया इसकी टाल मटोल से मुतासिर हुए बगैर बोली। नहीं, मैं क्यों चुप रहूंगी? इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो पहले ही तरह बोलती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। जवेरिया ने संजीदगी से बोली। कोई बात नहीं है, सिर्फ स्टडीज़ की टेंशन है मुझे। मैं यकीन नहीं कर सकती, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमसे ज़्यादा टेंशन तो नहीं हो सकती? जवेरिया ने सर हिलाते हुए कहा। इमामा ने एक गहरा सांस लिया। वो अब जज हो रही थी। तुम्हारे घर में तो खैरियत है ना? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। असद के साथ कोई तो झगड़ा नहीं हुआ? असद के साथ झगड़ा क्यों होगा? इमामा ने इसी के अंदाज में पूछा। फिर भी इख्तिलाफात भी तो हो सकते हैं। जवेरिया की बात इसने दरमियान में ही काट दी। जब कह रही हूँ कि कोई मसला नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने सालों से कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की या जो तुम्हें पता नहीं है, फिर भी तुम इस तरह से मुझे मुजरिम समझकर तफ्तीश कर रही हो? वो अब खफा हो रही थी। जवेरिया गड़बड़ा गई। यकीन क्यों नहीं करूँगी? मैं सिर्फ इसलिए इसरार कर रही थी कि शायद तुम मुझे इसलिए अपना मसला नहीं बता रही कि मैं परेशान ना हो, और तो कोई बात नहीं। जवेरिया कुछ नादिम सी हुई कर इसके पास से उठकर वापस अपनी स्टडी टेबल की जानिब बढ़ गई। इसने एक बार फिर वो किताब खोल ली जिसे वो पढ़ रही थी। काफ़ी देर तक किताब पढ़ते रहने के बाद इसने एक जमाई ली और गर्दन मोड़कर लाशौरी तौर पर इमामा को देखा। वो दीवार से टीक लगाए इसकी नोटबुक खोले बैठी थी, मगर इसकी नज़रें नोटबुक पर नहीं थी। वो सामने वाली दीवार पर नजरें जमाए बैठी थी। इसने गाड़ी नहर से कुछ फासले पर खड़ी कर दी।
फिर डिग्गी से एक बोरी और रस्सी निकाली। वो बोरी को खींचते हुए इस पुल की तरफ बढ़ रहा था। पास से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने इसे देखा, मगर वो रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर इसने अपनी शर्ट उतारकर नहर में फेंक दी। चंद लम्हों में इसकी शर्ट बहते पानी के साथ गायब हो चुकी थी। डार्क ब्लू कलर की तंग जीन्स में इसका लंबा कद और खूबसूरत जिस्म बहुत नुमाया था। इस वक्त इस शख्स की आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसे पढ़ना दूसरे किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन था। इसकी उम्र 19-20 साल होगी, मगर इसके कदोकामत और हुलिये ने इसकी उम्र को जैसे बढ़ा दिया था। इसने रस्सी पुल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी। जब रस्सी का सिरा पानी में गायब हो गया तो इसने रस्सी का दूसरा सिरा बोरी के मुंह पर लपेटकर सख्ती से गिराहें लगानी शुरू कर दी और इस वक्त तक लगाता रहा जब तक कोई ख़त्म नहीं हो गया। फिर पानी में पड़ा सारा वापस खींचकर इसने अंदाजे से 3 फीट के करीब रस्सी छोड़ दी और अपने दोनों पैर साथ जोड़ दिए। इसने रस्सी को पैरों के साथ मजबूती से 2-3 बल दिए। अब इस 3 फीट के टुकड़े के सिरे पर बड़ी महारत के साथ इसने 2 फंदे बनाए। फिर उचककर पुल के मुंडेर पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए इसने बाएं हाथ के साथ पहले फंदे में से दायां हाथ गुजारा और फिर बाएं हाथ के साथ इसने वो फंदा खींचकर कस दिया। इसके बाद इसने कमर के पीछे दाएं हाथ के साथ दूसरे फंदे में से बायां हाथ गुजारा और दाएं हाथ से इसे कस दिया। इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए इसने पुष्ट के बल को में मुंडेर से नीचे गिरा दिया। एक झटके के साथ इसका सर पानी से टकराया और कम तक पानी हिस्से में डूब गया। फिर रस्सी खत्म हो गई। अब वो इसी तरह लटका हुआ था। इसके बाजू पुष्ट पर बंधे हुए थे और कमर तक ढला पानी में अंदर था। बोरी में मौजूद वजन यकीनन इसके वजन से ज्यादा था। यही वजह थी कि वो बोरी के साथ नीचे नहीं आई। वो इसी तरह लटक गया। इसने अपना सांस रोका हुआ था। पानी के अंदर अपना सर जाते ही इसने आंखें खुली रखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पानी गदला था और इसमें मौजूद मिट्टी इसकी आंखों में चुभने लगी। इसने आंखें बंद कर ली। इसके फड़फड़े अब जैसे फटने लगे थे। इसने यकदम सांस लेने की कोशिश की और मुंह में पानी और नाक से इसके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। वो अब बुरी तरह फड़फड़ा रहा था, मगर ना वो अपने बाजों को इस्तेमाल करके खुद को सतह पर ला सकता था और ना ही अपने जिस्म को उठा सकता था। इसके जिस्म की फड़फड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। चंद लोगों ने इसे पुल से नीचे गिरते देखा और दौड़ते हुए इसकी तरफ भागे। रस्सी अभी तक हिल रही थी। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पानी के नीचे होने वाली हरकत अब दम तोड़ गई थी। इसकी टांगें अब बिल्कुल बेजान नजर आ रही थीं। पुल पर खड़े लोग खौफ के आलम में इस बेजान वजूद को देख रहे थे। पुल पर मौजूद हजूम बढ़ रहा था। नीचे पानी में मौजूद वो वजूद अभी भी साकित था। सिर्फ पानी इसे हरकत दे रहा था, किसी पेंडुलम की तरह, आगे पीछे। इमामा, जल्दी से तैयार हो जाओ। राबिया ने अपनी अलमारी से अपना एक सूट निकालकर बेड पर फेंकते हुए कहा। इमामा ने कदरे हैरानी से इसे देखा। किस लिए तैयार हो जाओ? भाई, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। राबिया ने इसी तेज रफ्तारी के साथ इस्त्री का प्लग निकालते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इसने एक बार फिर अपनी आंखों पर अपना बाजू रखते हुए कहा। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मतलब है मुझे कहीं नहीं जाना? तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम्हें बता रहे हैं, राबिया ने इसी लहजे में कहा। और मैंने बता दिया है, मैं कहीं नहीं जा रही। इसने आंखों से बाजू हटाए बगैर कहा। ज़ैनब भी चल रही है हमारे साथ, पूरा ग्रुप जा रहा है, फिल्म भी देखेंगे वापसी पर, राबिया ने पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा। इमामा ने एक लुफ्ता के लिए अपनी आंखों से बाजू हटाकर इसे देखा। ज़ैनब भी जा रही है? हाँ, ज़ैनब को हम रास्ते से पिक करेंगे। इमामा किसी सोच में डूब गई। तुम बहुत डल होती जा रही हो इमामा, राबिया ने कदरे नाराजगी से साथ तबसरा किया। हमारे साथ कहीं आना जाना छोड़ दिया है तुमने, आखिर होता क्या जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं आज कुछ थकी हुई हूँ, इसलिए सोना चाह रही हूँ, इमामा ने बाजू हटाकर इसे देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जवेरिया भी अंदर आ गई और वो भी इसे साथ चलने के लिए मजबूर करती रही, मगर इमामा की जबान पर एक ही रट थी, नहीं, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। वो मजबूरन इसे बुरा भला कहते हुए वहां से चली गईं। रास्ते से इन्होंने ज़ैनब को पिक किया। ज़ैनब को इसके घर से पिक करते हुए जवेरिया को ये याद आया कि इसके बैग के अंदर तो वॉलेट ही नहीं है। वो इसे हॉस्टल में ही छोड़ आई है। वापस हॉस्टल चलते हैं, वहाँ से वॉलेट लेकर फिर बाजार चलेंगे। जवेरिया के कहने पर वो लोग दोबारा हॉस्टल आ गईं, मगर वहाँ आकर इन्हें हैरानी का सामना करना पड़ा क्योंकि कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये इमामा कहाँ हैं? राबिया ने हैरानी से कहा। पता नहीं, कमरा लॉक करके इस तरह कहाँ जा सकती है? वो तो कह रही थी कि इसे सोना है।
जवेरिया ने कहा। हॉस्टल में तो किसी के रूम में नहीं चली गई। राबिया ने ख्याल जाहिर किया। वो दोनों अगले कई मिनट इन वाकिफ लड़कियों के कमरों में जाती रहीं जिनसे इनकी हेलो हाई थी, मगर इमामा का कहीं पता नहीं था। कहीं हॉस्टल से बाहर तो नहीं गई। राबिया को अचानक ख्याल आया, आप वार्डन से पूछते हैं, जवेरिया ने कहा। वो दोनों वार्डन के पास चली आईं। हाँ, इमामा भी कुछ देर पहले बाहर गई है, वार्डन ने इनकी इंक्वायरी पर बताया। जवेरिया और राबिया एक दूसरे का मुंह देखने लगी। वो कह रही थी शाम को आएगी। वार्डन ने इन्हें मजीद बताया। वो दोनों वार्डन के कमरे से निकल आईं। ये गई कहाँ है? हमारे साथ तो जाने से इनकार कर दिया था, इसे सोना है और वो थकी हुई है और इसकी तबीयत खराब है और अब इस तरह गायब हो गई। राबिया ने उलझे हुए अंदाज में कहा। रात को वो कदरे लेट वापस आई और जिस वक्त वो वापस आई इमामा कमरे में मौजूद थी। इसने मुस्कुराते हुए इन दोनों का इस्तकबाल किया। लगता है खासी शॉपिंग हुई है आज, इसने इन दोनों के हाथों में पकड़े हुए शॉपर्स को देखते हुए कहा। इन दोनों ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस शॉपर्स रख कर इसे देखने लगी। तुम कहाँ गई हुई थी? जवेरिया ने इससे पूछा। इमामा को जैसे एक झटका लगा। मैं अपना वॉलेट लेने वापस आई थी तो तुम यहाँ नहीं थी, कमरा लॉक था, जवेरिया ने इसी अंदाज में कहा। मैं तुम लोगों के पीछे गई थी। क्या मतलब? जवेरिया ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारे निकलने के बाद मेरा इरादा बदल गया था। मैं यहाँ से ज़ैनब की तरफ गई क्योंकि तुम लोगों को इसे पिक करना था, मगर इसके चौकीदार ने बताया कि तुम लोग पहले ही वहाँ से निकल गए हो। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई, बस रास्ते में कुछ किताबें ली थी मैंने। इमामा ने कहा। देखा, तुमसे पहले कहा था ना कि हमारे साथ चलो, मगर इस वक्त तुमने फौरन इनकार कर दिया। बाद में बेवकूफ़ों की तरह पीछे चल पड़ी। हम लोग तो मशगूब हो गए थे तुम्हारे बारे में। राबिया ने कुछ इत्मीनान से एक शॉपर खोलते हुए कहा। इमामा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखती रही। वो दोनों अब अपने शॉपर खोलते हुए खरीदारी हुई चीज़ें इसे दिखा रही थीं। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। माँ बाप ने क्या रखा है? वो माँ बाप से पूछें। खामोशी। लोग किस नाम से पुकारते हैं तुम्हें? लड़के या लड़कियाँ? लड़के। बहुत सारे नाम लेते हैं। ज़्यादा कौन सा नाम पुकारते हैं? डेयर डेविल। खामोश। और लड़कियाँ? वो भी बहुत से नाम लेती हैं। ज़्यादातर किस नाम से पुकारती हैं? ये मैं नहीं बता सकता, इट्स टू पर्सनल। ये बिल्कुल ज़ाती है। गहरी खामोशी, तवील सांस, फिर खामोशी। मैं आपको एक मशवरा दूं? क्या आप मेरे बारे में वो जानने की कोशिश क्यों नहीं करते जो ना आप पहले जानते हैं ना मैं? आपकी दाएं तरफ टेबल पर जो सफ़ेद फाइल पड़ी है, इसमें मेरे सारे पार्टिकुलर्स मौजूद हैं। फिर आप वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? साइको एनालिस्ट ने अपने पास मौजूद टेबल लैंप की रोशनी में सामने काउच पर दराज इस नौजवान को देखा जो अपने पैर मुसलसल हिला रहा था। इसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था और यूं लग रहा था जैसे वो साइको एनालिस्ट के साथ होने वाली सारी गुफ्तगू को बेकार समझ रहा था। कमरे में मौजूद ठंडक, खामोशी और नीम तारीकी ने इसके आसाब को बिल्कुल मुतासिर नहीं किया था। वो बात करते हुए वक्तन फवक्तन कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। साइको एनालिस्ट के लिए ये लेटा हुआ नौजवान एक अजीब केस था। वो फोटोग्राफिक मेमोरी का मालिक था। इसका आईक्यू लेवल 150 की रेंज में था। वो थ्रू आउट स्टैंडिंग कॉमेडी रिकॉर्ड रखता था। वो गोल्फ में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल 3 बार जीत चुका था और वो तीसरी बार खुदकुशी का नाकाम कोशिश करने के बाद इसके पास आया था। इसके वालिदैन ही इसे इसके पास लेकर आए थे और वो बेहद परेशान थे। वो मुल्क के चंद बहुत अच्छे खानदानों में से एक से ताल्लुक़ रखता था। ऐसा खानदान जिसके पास पैसे की भरमार थी। 4 भाइयों और 1 बहन के बाद वो चौथे नंबर पर था। 2 भाई और 1 बहन इससे बड़े थे। अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से वो अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा चहेता था। इसके बावजूद पिछले 3 साल में इसने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की। पहली दफ़ा इसने सड़क पर बाइक चलाते हुए 1 वे की खिलाफ वर्जी की और बाइक से हाथ उठा लिए। इसके पीछे आने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल ने ऐसा करते हुए इसे देखा था। खुशकिस्मती से गाड़ी से टकराने के बाद वो हवा में उछलकर एक दूसरी गाड़ी की छत पर गिरा और फिर ज़मीन पर गिरा। इसकी कुछ पसलियाँ, एक बाजू और एक टांग में फ्रैक्चर्स हुए। तब इसके वालिदैन कांस्टेबल के इसरार के बावजूद इसे एक हादसा ही समझे, क्योंकि इसने अपने माँ बाप से यही कहा था कि वो गलती से 1 वे से हट गया था। दूसरी बार पूरे 1 साल बाद इसने लाहौर में खुद को बांधकर पानी में डूबने की कोशिश की। एक बार फिर इसे बचा लिया गया। पुल पर खड़े लोगों ने इससे इस रस्सी समेत बाहर खींच लिया था, जिसके साथ बांधकर इसने खुद को नीचे गिराया था। इस बार इस बात की गवाही देने वालों की तादाद ज़्यादा थी कि इसने खुद को नीचे गिराया था। इस बार
اس نے اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔ سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا، اسے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی باندھ کر گرایا گیا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب آور اور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا تھا۔ اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خانسامہ کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شاک رہ گئے تھے۔ پچھلے دونوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے اور وہ پچھتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں۔ وہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بھائی، بہن، ماں یا باپ، اس نے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے بھائیوں کی طرح اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ بھی، لیکن ان کے سارے پلانز جیسے بھوک کر کے اڑ گئے اور وہ اب اس سائیکو اینالسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر عثمان نے اسے اپنے ایک دوست کے مشورہ پر بھجوایا تھا۔ ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم۔ کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں، میں صرف خودکشی کی کوشش نہیں، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے تھے؟ بس ایسے ہی، کریوسٹی، تجسس سمجھ لیں۔ سائیکو اینالسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس 150 آئی کیو لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا۔ تو ایک بار خودکشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہوا؟ تب میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے میں ٹھیک سے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسے ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور اب تم 4تھی بار کوشش کرو گے؟ یقیناً میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جوائے کی انتہا اسکیسٹی ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح درد کی بھی کوئی تو انتہا ہوگی نا، جس کے بعد آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اسکیسٹی میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں سمجھ نہیں سکا۔ فرض کریں کہ آپ ایک بار اسٹرپ ٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگس بھی لی ہوئی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ اسکیسٹی ضرور میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ پتہ نہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنی کزنس کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح میں اسٹیٹس مدہوش نہیں ہوتا۔ I never get wild with you۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر ضرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اس سے کہا۔ پلیز اب میری ذہانت کے راگ لاپنا بند کیجیے۔ مجھے پتا ہے میں کیوں ہوں، تنگ آ گیا ہوں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکو اینالسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول سیٹ کیوں نہیں کرتے تم؟ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے شروع سے بتانا پڑے گا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی۔ سائیکو اینالسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟
सलार ने गर्दन मोड़कर हैरानी से इसे देखा। लड़की की वजह से? हाँ, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो? इसने बेख्तियार कहका लगाया और फिर हंसता ही गया। माय गॉड, आपका मतलब है कि किसी लड़की की मोहब्बत की वजह से मैं खुदकुशी? वो एक बार फिर बात अधूरी छोड़कर हंसने लगा। लड़की की मोहब्बत और खुदकुशी? क्या मजाक है। वो अब अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। साइको एनालिस्ट ने इस तरह के कई सेंटेंस इसके साथ किए और हर बार नतीजा था कि वही 3 बात पर। आपको इस तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के बजाय यही रखें और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। हो सकता है कि तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करता हो। इसने कई माह के बाद सालार के माँ बाप को मशवरा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसे बाहर भिजवाने के बजाय इस्लामाबाद के इदारे में एडमिशन दिलवाया गया। सिकंदर उस्मान को ये इत्मीनान था कि वो इसे अपने पास रखेंगे तो शायद वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। सलार ने इनके इस फैसले पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसने इनके इस फैसले पर किसी खुशी का इजहार नहीं किया था कि इसे बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाया जाएगा। साइको एनालिस्ट के साथ आखिरी सेशन के बाद सिकंदर उस्मान इसे घर ले आए और इन्होंने तैयबा के साथ मिलकर इसे एक लंबी चौड़ी मीटिंग की। वो दोनों अपने बेडरूम में बैठाकर इसे इन तमाम आसाइशों के बारे में बताते रहे जो वो पिछले कई सालों में इसे फराहम करते रहे थे। इन्होंने इसे इन तवक्कुआत के बारे में भी बताया जो इससे रखते थे। इसे इन मोहब्बत भरे जज्बात से भी आगाह किया जो वो इसके लिए महसूस करते थे। वो बेतासुर चेहरे के साथ च्युइंगम चबाता बाप की बेचैनी और माँ के आंसू देखता रहा। गुफ्तगू के आखिर में सिकंदर उस्मान ने तकरीबन तंग आकर इससे कहा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है या जो तुम्हें चाहिए? मुझे बताओ। सलार सोच में पड़ गया। स्पोर्ट्स कार। अगले ही लम्हे इसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार बाहर से मंगवा देता हूँ, मगर दोबारा ऐसी कोई हरकत करना मत जो तुमने की है, ओके? सिकंदर उस्मान के कुछ इत्मीनान हुआ। सलार ने सर हिला दिया। तैयबा ने टिश्यू से अपने आंसू साफ करते हुए जैसे सुकून का सांस लिया। वो कमरे से चला गया तो सिकंदर उस्मान ने सिगार सुलगाते हुए इनसे कहा, तैयबा, तुम्हें इस पर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। अपनी एक्टिविटीज़ कुछ कम करो और कोशिश करो कि इसके साथ रोज़ाना कुछ वक्त गुजार सको। तैयबा ने सर हिला दिया। वसीम ने इमामा को लॉन में बैठे हुए दूर से ही देख लिया था। वो कानों पर हेडफोन लगाए वॉकमैन पर कुछ सुन रही थी। वसीम तभी कदमों इसकी पुश्त की जानिब इसके अकब में आ गया और इसके पास जाकर इसने यकदम इमामा के कानों से हेडफोन के तार खींच लिए। इमामा ने बर्क रफ्तारी से वॉकमैन का स्टॉप का बटन दबाया था। क्या सुना जा रहा है यहाँ अकेले बैठे? वसीम ने बुलंद आवाज में कहते हुए हेडफोन को अपने कानों में ठूंस लिया, मगर तब तक इमामा कैसेट बंद कर चुकी थी। कुर्सी से उठकर खड़े होकर इसने हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए वसीम से कहा, बदतमीजी की भी कोई हद होती है वसीम, बिहेव योरसेल्फ। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वसीम ने हेडफोन के सिरों को नहीं छोड़ा। इमामा का गुस्सा इस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं सुनना चाहता हूँ, तुम क्या सुन रही थी? इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? कैसेट को ऑन करो। इमामा ने कुछ झुंझलाते हुए हेडफोन को वॉकमैन से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे सुनने के लिए वॉकमैन लेकर यहाँ नहीं बैठी, दफा हो जाओ हेडफोन लेकर। वो एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इसने वॉकमैन को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथ में जकड़ा हुआ था। वसीम को लगा जैसे वो कुछ घबराई हुई है, मगर वो घबराएगी क्यों? वसीम ने सोचा और इस ख्याल को जहन से झटकते हुए सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हेडफोन को इसने मेज पर रख दिया। ये लो, अपना गुस्सा ख़त्म करो, वापस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम सुनो जो भी सुन रही हो। इसने सुलह के अंदाज में हाथ उठाए थे। नहीं, अब मुझे नहीं सुनना कुछ, तुम हेडफोन रखो अपने पास। इमामा ने हेडफोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वैसे तुम सुन क्या रही थी? क्या सुना जा सकता है? इमामा ने इसी के अंदाज में कहा। गज़लें सुन रही होगी, वसीम ने ख्याल जाहिर किया। तुम्हें पता है वसीम, तुम बहुत सारी आदतें बूढ़ी औरतों वाली करते हो। मसलन बाल की खाल उतारना और दूसरी की जासूसी करते फिरना और शर्मिंदा भी ना होना। और तुम्हें पता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता कितनी खुदगर्ज होती जा रही हो। वसीम ने तुर्की बात तुर्की जवाब देते हुए कहा। इमामा ने इसकी बात का बुरा नहीं माना। अच्छा, तुम्हें पता चल गया कि मैं खुदगर्ज हूँ? इस बार इसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि तुम जितने बेवकूफ़ हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये नतीजा आखिर कर लोगे। तुम अगर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो मत करो, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। वसीम ने ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए कहा। फिर भी ऐसे कामों की कोशिश तो हर एक पर फर्ज होती है।
آج تمہاری زبان کو زیادہ نہیں چل رہی؟ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے، وہ چپ شاہ کا روزہ تو توڑ دیا تم نے جو اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی ہو۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے۔ سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ ایش۔ وہ اسی طرح کرسی جھلاتا ہوا رہا۔ یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو، میں آج کل کی خاص مصروفیت کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم، وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا۔ میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے گی، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا۔ امامہ نے اس تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو۔ وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ چوچو سے؟ بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسروں کو ساتھ میں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گڈر میں پہنچا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کدھم جنس باہم جنس پرواز نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا جا رہا ہے اس کا، مجھے بعض دفعہ لگتا ہے پیوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ۔ لڑکی؟ جینس وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے، وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشروم کٹ بالوں والی، فیئر سی، آرسا۔ وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی گرل فرینڈ؟ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے، امامہ نے اسے گھورا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ 7-8 ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی تھی۔ ہاں تب شیوا تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا تھا۔ امامہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا، اور وہ بھی گاڑی کے شیشے پر اس کے نام کے ساتھ۔ یاد تو ہونا ہی تھا۔ امامہ پھر سے ہنسی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا۔ وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا ہی نہیں؟ امامہ نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں اس ماہ، بابا سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے موبائل نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھوایا، سب سے پہلا فون ان کا ہی آئے گا، بس اس لیے ہر بار میں رک جاتا ہوں۔ وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے ہی اچھا ہے، بابا سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے، اور تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلا نا اگر اس قسم کے کسی موبائل فون کا تو… وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرے گی وہ؟ میں اسے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں تم اس سے ڈرتے نہیں ہو، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نافع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جاتا ہے، بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ۔ وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کشتی چلانے لگا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ گئی، امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آیا۔ ویسے کچھ خاص نہیں، امامہ نے اٹھتے ہوئے جیسے اسے ٹالا۔